नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है मिश्रित खेती और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री कुंदन लाल, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं और ये मंडी के रहने वाले हैं। कुंदन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत शुरू करें, हमें ये मालूम है कि आपको एक काफ़ी बड़ा पुरस्कार मिला है कृषि के क्षेत्र में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको किस तरह का अवार्ड मिला है। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का आभारी हूँ कि आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। मुझे वर्ष 2021-22 के अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय से सम्मानित किया गया जी। आपको बहुत बहुत बधाई है धन्यवाद पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो अब हम बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं मिश्रित खेती के बारे में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यही बताइए कि ये मिश्रित खेती होती क्या है और इसमें किस किस तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर आज ज़रूरत है कि हमें मिश्रित खेती करनी चाहिए जी। मिश्रित खेती में तिलहन है, दलहन है जी, उसके बाद जो पशु के लिए चारा, जी, मुख्यतः ये रहता है। जी, अगर हम किसान है तो पशुपालक भी है, जी, पशु के लिए हरे चारे की भी ज़रूरत रहती है। जी, जी, और हमें दालों की भी ज़रूरत रहती है और अनाज की भी ज़रूरत रहती है। जी, इसलिए जैसे हमारा जितनी भी भूमि है, उस भूमि के अंदर जो भी हम कृषि कार्य करते हैं उसमें हम जो दालें मिलती है, जैसे हमारे पास चना है, राजमा है, सोयाबीन है, इस तरह से हम उसके अंदर खेती करेंगे और कई किस्म के जो है उसके अंदर जो क्रॉप्स हमारे लगते हैं जी, तो वही हमारा एक मिश्रित खेती बन जाता है। जी। मतलब आपके ये मतलब एक बहुत अच्छी बात हमें जानने को मिली आपसे कि जो ये मिश्रित खेती आप करते हैं, इसमें ना सिर्फ फल, सब्जियां, दालें, अनाज है, बल्कि इसमें पशुओं को भी स्थान दिया गया है। जी, जी। एक हमने इसी संदर्भ में सुना है इंटीग्रेटेड मॉडल। तो एग्रीकल्चर का इंटीग्रेटेड मॉडल क्या होता है और ये मिश्रित खेती से किस तरह से जुड़ा हुआ है? मौजूदा स्थिति में जो क्लाइमेट के अंदर चेंजिंग हो रही है जी, तो जो हम खेती कर रहे हैं, बहुत सी फसलें ऐसी है जो अनुकूलित वातावरण में पैदा नहीं हो पाती है, उसमें हमें किसानों को घाटा सहन करना पड़ता है। इसलिए अगर हम इंटीग्रेटेड मॉडल तैयार करते हैं, जैसे कि हमारे पास इसके अंदर हरा मटर हो गया, एक्जोटिक वेजिटेबल हो गई जी, उसके बाद उन्हीं खेतों के अंदर हमारी बागवानी भी होगी। तो इस तरह से जब हम काम करेंगे तो हमारा एक इंटीग्रेटेड मॉडल तैयार हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर दालें हम लगाते हैं तो उसके कहीं ना कहीं रेट ठीक बैठते हैं जी। अगर हमारी मोटे अनाज लगते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ हमें उसके रेट अच्छे मिलते हैं जी। तो इस तरह से जो इंटीग्रेटेड मॉडल है, अगर हमारी सब्जी मार्केट के अंदर उसके उचित दाम नहीं मिलते हैं तो हमारी दूसरी फसलें जो हमें बचा लेती हैं। जी, मतलब कि घाटा होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अच्छा, तो जैसे आप पूरे वर्ष, आपने बताया कि मिश्रित खेती करते हैं, तो पूरे वर्ष पर जो आपका फसल चक्र है वो उनमें कौन कौन सी किस्में आती हैं? जैसे सब्जियों में हम बात करें तो इस वक्त हमारा जो हम जोन 3 के अंदर है, पहाड़ी इलाका हमारा है, तो हमारे कैश क्रॉप्स बहुत होते हैं जी। जैसे हम मटर की फसल बीजते हैं, इसी के साथ साथ हम फूल गोभी की फसल उगाते हैं और बंद गोभी की भी उगाते हैं जी। तो आजकल तो हमारा जो मेरा अपना जो कार्यक्रम है, जो मैं खुद खेती करता हूँ जी, उसमें हमने विदेशी सब्जी की तरफ भी जो अभी काम करना शुरू कर दिया है जी, क्योंकि आज की डेट में हमें विदेशी सब्जियों के भी काफ़ी अच्छे मूल्य मिल रहे हैं जी। जो हमारी सैलरी है, पार्सले है, लीक है, तो लगभग 300-400 रुपये किलो मार्केट के अंदर जो है ये हमारा बिक रहा है। जी, तो आपने बताया भी कि फ़ॉरेन की सब्जियां भी, विदेशी सब्जियां आप उगा रहे हैं। विदेशी सब्जियों में जैसे कि कौन सी सब्जियां आप उगा रहे हैं? इस वक्त हम लीक, लीक, पार्सले हैं, जी, लेट्यूस है।
जी और येलो जुगनी जा रही है, ग्रीन जुगनी जा रही है। जी। तो हमें काफ़ी इसके अच्छे दाम मिल मिल रहे रहे हैं, हैं जी। बहुत अच्छे रेट और मिल रहे किसान भाई काफ़ी खुश हैं अच्छे दाम मिलने से। हैं। जी, बहुत जी। खुश है। तो सब्जियों के अलावा बाकी अनाज और दालों में आपका फसल चक्र किस तरह से आगे बढ़ता है? जैसे मोटे अनाजों की मैं बात करूं जी तो मक्की हमारी लगती है। जी मक्की के साथ साथ हमारा गंदम भी शुरू होता है। जी मक्की की कटाई हो गई है तो उसके बाद जो है हमारा गंदम, जौ, जी। और दालों में हमारा मसूर अभी सर्दी में लगता है। बाकी आज तक की फसल के अंदर जो हमारे पास था, राजमा हमारे लगे हुए थे, माह लगे हुए हैं। जी तो इस तरह से हम काम कर रहे जी। हैं। मतलब पूरे वर्ष भर किस्म किस्म की सब्जियां, फल, अनाज, दालें आप लोग उगाते हैं और पूरे वर्ष भर जो है आप उनको बेचते भी हैं और खुद भी इस्तेमाल जी, जी, करते होंगे। देखिए, अगर हम बात करें खुम्ब की, मशरूम देखिए, मतलब सभी लोगों की बड़ी चहेती सब्ज़ी होती है मशरूम। तो क्या मतलब ऐसी भी किस्में हैं मशरूम की कि पूरे वर्ष भर किसान मिश्रित खेती में मशरूम उगा सकता है, मतलब तरह तरह का? मशरूम के संदर्भ में बात करूं, जी क्योंकि मेरी जो ज़मीन है वो बहुत कम है, जी तो मेरी जो शुरुआत एग्रीकल्चर के अंदर हुई, तो जो हमारे यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर है कृषि विज्ञान केंद्र सुंदर नगर के डॉक्टर पंकज सूद जी, जी उन्होंने मुझे इस बारे में कहा और प्रशिक्षण दिया। जी तो मेरी लाइफ यहीं से शुरू हुई जी और मैंने मशरूम पे काम किया। जी। पहले तो मैं सफ़ेद बटन मशरूम पे काम करता था। हम्म। बाद में उन्होंने मुझे कई तरह के मशरूम के बारे में प्रशिक्षण दिया। जी। तो आज मैं पूरे वर्ष भर मशरूम की। वाइट बटन मशरूम, जी शिटाके मशरूम, इसके बाद जो हमारा ढींगरी मशरूम जिसको ऑयस्टर बोलते हैं, जी तो ऑयस्टर की लगभग 18 प्रजातियों पे मैं काम कर रहा हूँ। जी और पूरे वर्ष भर जो है मेरा घर में मशरूम होता है। जी। तो आज मेरी मशरूम की मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो 1 कुंटल मशरूम मेरा पर डे जो है मार्केट होता है। 1 क्विंटल 1 मशरूम। कुंटल मशरूम। जी। तो ये जी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है आपकी मशरूम की फसल की। जी जी। और ये आपने अपनी कम ज़मीन में उगाई है। कम ज़मीन में उगाई। जी। तो वर्ष भर आप सिर्फ सब्जियों और अनाजों की ही खेती करते हैं या फिर इसके अलावा और भी कोई खेती करते हैं, जैसे कि फूल हो गए या अन्य कुछ? खेती तो हमारी वही है, जी बागवानी भी उसी में होती है। जी जो हमारे पास स्पेस है उसके अंदर जो हम ये सारी फसलें लगाते हैं। जी। मतलब कि उसी ज़मीन में आप बागवानी भी कर लेते हैं, जी मतलब खेती जी। भी कर लेते हैं और साथ में बागवानी भी कर हाँ जी, लेते हाँ हैं। जी। तो ये जो आप बागवानी करते हैं, ये फूल इनको भी आप बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं इनकी भी? इसमें हमारा जो एक पुष्प क्रांति योजना है पुष्प क्रांति योजना बागवानी विभाग की, जी। तो हमें इसमें पॉलीहाउस जो है स्वीकृत हुए हमारे, जिसमें कि 85% हमारे को सब्सिडी के रूप में सरकार ने दिया। जी मेरे पास इस वक्त 800 स्क्वायर मीटर मेरी अपने पॉलीहाउस है। जी बाकी 4000 स्क्वायर मीटर मैंने सुंदर नगर पे लीज पे लिए हुए हैं। जी उसमें प्रॉपर मैं जो है फूलों की बागवानी करता हूँ जी और पूरे वर्ष भर जो है हमारा फूल कई किस्मों में जो है हम उगाते हैं। जी। अब आप हमें बताइए कि जो सब्जियों की आप मिश्रित खेती करते हैं वो आप किस तरह से करते हैं, मतलब कौन सी सब्जी से शुरू करते हैं और अभी कौन सी सब्जी ऐसी होती है जो वर्ष के अंतिम समय में आप लगाते हैं? आज के दौर की मैं बात करूं तो आजकल बंद गोभी हमारी मार्केट को जा रही है, जी फूल गोभी हमारी मार्केट को जा रही है, जी हरा मटर हमारा मार्केट को जा रहा है। इसके बाद जो है अगली जो तैयारियां हैं हमारी, फूल गोभी और बंद गोभी की पनीरी तैयार है। जी इसको हम बस अगले महीने में जो है इसका प्लांट ट्रांसफ़र हो जाएंगे हमारे खेतों में। जी जी। इस तरह से सर्दियों में जो जैसे बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ के अंदर ही रहता है। जी जैसे मार्च में बर्फ़ गलती है तो हमारी क्रॉप भी जो है बड़ी होना शुरू हो जाती है। जी। और हमने अभी बात आपसे सब्जियों के बारे में की। अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे अनाज की खेती है, अनाज की खेती में भी पूरे वर्ष भर, जैसे जनवरी से शुरू होकर दिसंबर तक, कौन कौन से मौसम में अनाज की कौन कौन सी किस्में उगाई जा सकती हैं? अभी तो अनाज की मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जनवरी को छोड़ के अगर हम
सितंबर की बात करते हैं, जी तो इस वक्त हमारा जो जौ और गंदम का सोइंग पीरियड है, जी इस वक्त हम गंदम और जौ को बीजते हैं और साथ में हमारा मटर जो है बिजाई जो है इस वक्त हो जाती है जी। जी। जैसे जैसे हमारा फरवरी का महीना आ जाता है, तो फरवरी में हमारी फिर सब्जी वाली फसल आलू लग जाता है। जी तो उसके साथ साथ जैसे हमारा मई का महीना आ जाता है, मई जून का, तो हमारा जौ और गंदम जो उस वक्त हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, कटाई उसकी तैयार हो जाती है जी। तो मतलब इस तरह से पूरे वर्ष भर आप कुछ ना कुछ अनाजों की किस्में उगाते हैं और पूरे वर्ष भर उसका फ़ायदा आप उठाते हैं। हाँ जी। जी। तो देखिए, आपने हमें बताया था कि जो ये मिश्रित खेती होती है वो किसानों को करनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि मिश्रित खेती में ऐसी क्या खास बात है कि किसानों को इस खेती की किस्म को अपनाना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ऐसी है कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है, जी उर्वरकता शक्ति हमारी मिट्टी की है, जी जैसे हम दाल वाली फसल बीजते हैं, जी तो दाल वाली फसलें जो है वो नेचर से नाइट्रोजन कलेक्ट करती है जी और हमारे खेत में जो है वो स्टोर हो जाती है। जी अब जैसे हमारी मक्की की हम फसल उस पर लगाते हैं, जी तो मक्की क्या है कि मक्की का जो पूरी हार्वेस्टिंग के बाद जो उसका हिस्सा मिट्टी में रहता है, जी वो सड़ करके जो है कार्बन जनरेट करता है मिट्टी जी। के अंदर। तो इस तरह से मिश्रित खेती अगर हमें होती है, जैसे मक्की के लिए ज़रूरत पड़ती है कि उसको नाइट्रोजन चाहिए, जी बिल्कुल। तो जैसे हमारा उसके अंदर मटर लगता है या दालें लगती है, जी तो दालों से जो है उसको पूरे सिस्टमेटिक तरीके से जो है नेचुरल शेप में उसको नाइट्रोजन जो है मिल जाती जी। है। मतलब मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो मिश्रित खेती से बनी रहती बनी है। रहेगी। मतलब कि आपको मिट्टी को उर्वरक बनाए रखने के लिए, जैसे कि किसान आमतौर पे रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो शायद उन चीज़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़ती हो अगर आप मिश्रित खेती करेंगी, क्योंकि एक फसल दूसरी फसल के लिए जो आवश्यक उर्वरक है वो प्राकृतिक रूप से ही बना देगी बिल्कुल। ज़मीन में। जी जी, जी जी। तो जैसे एक चीज़ और है कि कितने भूभाग पर जो ये मिश्रित खेती है वो की जानी चाहिए, मतलब कि कम से कम कितनी भूमि चाहिए होगी किसान को? मेरा जो अपना इसके अंदर तजुर्बा है, जी मैं तो ये बोलता हूँ कि जितनी भी हमारे पास ज़मीन है, जी जहाँ तक किसान का हल चलता है, तो लगभग जो है सब खेतों को कवर करना चाहिए मिश्रित खेती के अंदर। जी। मतलब कि अगर किसान के पास सिर्फ 1 बीघा ज़मीन भी है तो भी वो उस 1 बीघा ज़मीन में मिश्रित खेती बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कर सकता है। बिल्कुल ये जी, आपके कहने का अर्थ बिल्कुल है। बिल्कुल सफल जी तरीके से जो है वो बड़ा कामयाब हो सकती है, जी। सफल मतलब हो कि सकती है। ये एक बहुत ही ख़ास बात है मिश्रित खेती की कि बहुत कम भूभाग में भी किसान मिश्रित खेती को एक अच्छे अपना ढंग से सकता कर है सकता और है। अच्छी अर्निंग हो सकती है। जी, उस छोटे से भूभाग में भी। जी जी। हमने ये बात तो कर ली कि छोटी से जो मतलब कम से कम ज़मीन पे भी मिश्रित खेती की जा सकती है, लेकिन मिश्रित खेती को जब कोई भी किसान शुरू करता है तो कोई ना कोई लागत मूल्य मतलब उसको भी देना ही पड़ता है। तो जो मिश्रित खेती है उसका लागत मूल्य लगभग कितना हो जाता है? ज़्यादा होता है या कम होता है? किस तरह का लागत मूल्य होता है? ये बात अभी किसानों पे डिपेंड है जी कि वो खेती के अंदर क्या मिश्रित करना चाहता है। जी अगर हम बात करते हैं उसके अंदर हमारा मुर्गा पालन भी होना चाहिए, तो पशुपालन भी होना चाहिए, जी तो इसके लिए जो हमारा लागत मूल्य वो बढ़ता है। जी अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी फसलें हैं, जी फसलों पे जो हमारा जैसे हमारे पास 5 बीघी ज़मीन है, जी इसमें हम मिश्रित खेती करना चाहते हैं, तो 15,000 रुपये से हम जो है एक पूरा इसका पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं 5 बीघे के जी। अंदर। 5 बीघा ज़मीन में 15,000 लागत मूल्य देकर आप एक मिश्रित खेती के लिए एक अच्छी तरह का वो मॉडल तैयार कर सकते हैं। जी। जी। और आपने देखिए 5 बीघा ज़मीन की अगर बात की, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर 1 बीघा ज़मीन है या 1 बीघा से कम ज़मीन है तो उस पर लागत मूल्य कितना आएगा?
उस पे तो हमारा लागत मूल्य लगभग 2 से 2,500 के बीच में जी। या 3,000 के बीच में, इससे ऊपर हमारा उसके अंदर कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है कि किसान मतलब ये मूल्य आराम से अफोर्ड कर सकता है। जी जी, इसीलिए किसानों को ये खेती की जानी चाहिए कि कम लागत मूल्य में भी किसान जो है अच्छी फसल ले सकता है। हाँ जी। जी, तो जैसे हमने ये बात कर ली कि किस तरह से फसलें उगाई जाएं, क्या लागत मूल्य है। अब बात करते हैं इन फसलों को बेचने की, तो किस तरह से मार्केटिंग की जाती है किसानों के द्वारा? ये आज भी एक बहुत बड़ा गैप है। जी। सबसे पहले तो हमारे किसान भाई इस चीज़ को अपने जहन में डाल दें जी। कि एक फसल हमारी पूरी मैच्योरिटी पर हार्वेस्ट होनी चाहिए। जी। हम करते क्या है कि जैसे अधपका मटर, जी। अधपके टमाटर, अधपका अपना जितने भी हमारे प्रोडक्ट है, जी। तो जैसे मार्केट के अंदर तो आरती पहले ही जो इसके लिए जो है बोल देता है कि आपकी फसल जो है पूरी मैच्योर नहीं हुई है, पूरी पकी जी। हुई नहीं है। जी। तो अगर हमारी क्वालिटी उसके अंदर अच्छी आती है, हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होता है, जी। तो हम मार्केट के अंदर जो है compete कर सकते हैं। जी। मिश्रित खेती में ऐसा है कि क्योंकि इसके अंदर कम से कम 4 तरह की क्रॉप्स हमारी वहाँ से जाएगी जब जी। हम हार्वेस्ट करेंगे उसको। जी। जैसे धनिया हो गया, जी। आपकी मेथी होगी, लहसुन हो गया, आलू हो गया, बंद गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई। ये पैकेज जब बढ़िया ब्रांड बन कर के मार्केट के अंदर जाएगा तो इसके लिए जो है बिल्कुल अच्छे दाम हमें मिलना जो है वो मुनासिब है। जी। अदरवाइज हम किसान भाई इस तरह से करते हैं कि मटर हमारे खेतों में अच्छे लगे हुए हैं, जी। लेकिन उसकी ठीक ढंग से ग्रेडिंग नहीं होती है और उसमें 2-3 फलियां थोड़ी ड्राई आ जाती है या फिर अधपकी रह जाती है, तो उसी को जो है पूरी मंडी में दिखाया जाता है कि इस तरह से जो है आपका क्रॉप, आपकी जो फसल है, आपकी जो सब्जी है, जी। ये जो है अनमैच्योर है। जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने किसान भाइयों को कि देखिए हमारा कम से कम एक फसल को तैयार करने के लिए 90 से 120 दिन लगते हैं। जी। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा समय उसकी ग्रेडिंग पैकिंग पे ना लगाएं जी। तो हम मार्केट में खुद पे खुद पीट जाते हैं। जी, मतलब कि अगर अच्छी से आपकी फसल पकी हुई होगी तो आपको उसका दाम भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच के कि हमारे बस जल्दी से जल्दी हमारी जो क्रॉप है, हमारी फसल है, वो मार्केट में जाए और बस जल्दी से जल्दी बिक जाए तो दाम भी अच्छा नहीं मिलेगा इसका। जी। देखिए, आपने हमें बताया कि जो मिश्रित खेती होती है वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बना कर रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया है कि जो हमारे देश की जो मिट्टी है, प्रदेश की मिट्टी है, तो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो रही है क्योंकि किसान जो है मतलब ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं रासायनिक खादों का। तो ऐसे किसान भाई बहनों से आप क्या कहना चाहेंगे? आज जिस खेती पे हम किसानी कर रहे हैं जी। वो धरती माता हमारी बीमार हो चुकी है। जी। क्योंकि जो एक नेचुरल प्रोसेस था क्रॉप रोटेशन का, जी। हम फसल चक्कर अपनाते थे। जी। आज ज़माना आ गया कि मटर पे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो सब मटर ही उगा रहे हैं। जी। और मार्केट के अंदर भी फ्लड आ रहा है और जो न्यूट्रिएंट मटर ले रहा है अगले साल के लिए उसको नहीं मिल पा रहा है। जी। तो इसी के साथ साथ हमारी प्रोडक्शन पे भी नुकसान हो रहा है और हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी डे बाय डे जो है घट रही है। जी। इसलिए मेरा तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर इस बार हमने एक फसल बीजी है, जैसे हरा मटर बीजा है, तो तीसरी साल उस खेत के अंदर आना चाहिए। जी। तो जैसे हम फसल चक्र अपनाएंगे तो वो अपना अपना जितना भी, जैसे मैंने बात की कि मटर जो है नेचुरल फॉर्म में हमें नाइट्रोजन संग्रहित कराता है मिट्टी के अंदर, तो हमारी जो वो शक्ति बनी रहती है, उर्वरकता शक्ति। जैसे हम गंदम लगाते हैं तो गंदम का जो कुछ हिस्सा उसमें बचता है, उसकी जड़ें बचती है, तो वो सड़ करके जो है कार्बन जनरेट करेगा। जी। तो मिट्टी भी हल्की रहेगी और उपजाऊपन भी हमारा मिट्टी का बढ़ेगा। जी। तो इस तरह से अगर हम फसल चक्र अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा रासायनिक खादों की आवश्यकता हमारे किसान भाइयों को
अपनी नहीं खेती में पड़ेगी। इसमें प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो किसान है हमारे देश का, हम अपने किसान को अपना अन्नदाता मानते हैं कि जैसा किसान उगाएगा वैसा ये देश खाएगा। तो अगर रासायनिक खादें इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी बीमार ही पड़ेंगे उससे। तो थोड़ा सा किसान भाइयों को भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मिश्रित खेती करके एक अपनी जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को आप नेचुरली प्राकृतिक रूप से बनाए रख सकते हैं, तो आपको ज़रूर ये खेती करनी चाहिए। अब अगले सवाल पे आपसे आपके तरफ आते हैं कि सरकार द्वारा ऐसी कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि मिश्रित खेती को बढ़ावा मिले? सरकार का, जैसे मैं घास चारे की बात करूं जी, तो एक गिनी ग्रास है, नेपियर ग्रास है, इसको उसकी जो रूट जो है हमारी पालमपुर यूनिवर्सिटी से अनुदान पे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को जो है दिए जा रहे हैं। जी, बाकी जो हमारा कृषि विभाग है उसमें कई किस्म के बीज आए हुए हैं अनाजों के, जी, उस पे भी सब्सिडी, जो अनुदान जो है हमारे विभाग, हमारी सरकार दे रही है। जी, बाकी रही बात बागवानी पे जैसे आप किसी तरह की बागवानी करना चाहते हैं तो प्लांट पे भी हमारे को अनुदान है जी, अगर हम प्लांट खरीदते हैं। बाकी अगर गड्ढे हमने उसके लिए खोदने हैं, नई प्लांटेशन करानी है, जी, उसमें भी सरकार हमें अनुदान दे रही है। जी, बाकी उसके केयर करने के लिए, जैसे एंटी हिल नेट की मैं बात करूं जी, तो ओलावृष्टि ना हो या पशु पक्षी उसको नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके लिए भी सरकार जो हमें अनुदान पे जो है ये सारी फैसिलिटियां जो मुहैया करा रही है। जी। तो इसकी जो जानकारी है वो आपको कहाँ से प्राप्त होती है? अभी एक तो हमारे पास नंबर है, जैसे एक टोल फ्री नंबर है जी, 1800-180-1551। जी, 1800-180-1551। जी। जी, इस पे भी हम बातचीत कर सकते हैं कृषि के एक्सपर्ट से। जी, दूसरा ऐसा है कि हमारा, जैसे हम बागवानी का एक ई बागवानी पोर्टल से जो है वेबसाइट खोलते हैं, जी, तो उसके अंदर पूरा सरकार के जितने भी स्कीमें हैं, जितने भी किसान हित में जितने भी प्रोग्राम डिजाइन किए हैं, जी, तो वो सारे उसके अंदर जो है अंकित किए गए हैं। जी, तो अब सुविधा है कि ऑनलाइन हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। जी, और मतलब ये जो बागवानी का ई पोर्टल है इससे आपको सारी जानकारियां मिल जाती हैं और जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी जी जी, जी। तो आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि जैसे आपने ये बताया कि ई पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए कुछ किसान ऐसे भी होंगे हमारे प्रदेश में जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो वो क्या इस ई पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब अच्छे से या आराम से, सुविधाजनक तरीके से? मतलब तो उनकी मदद के लिए ऐसा क्या है? अब तो इतना आसान हो गया है कि हर पंचायत के अंदर हमारे ये जो मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, जो इसमें नक्कल वगैरह निकालते हैं। जी, ये सुगम की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। जी, तो उसमें जा कर के जो है वहाँ हम बात कर सकते हैं, तो वहाँ सब चीज़ें जो है ओपन ही निकलता है। जी, तो अभी एक्सटेंशन सेंटर हमारे खुले हैं, एग्रीकल्चर के हैं, बागवानी के हैं, जी, वहाँ अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। जी, मतलब कि आप मतलब आपको या फिर कह लीजिए कि किसान भाइयों को सिर्फ वहाँ तक जाने की ज़रूरत है और वहाँ बोलने की ज़रूरत है कि हमें ये देखना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, तो आपको वहाँ से सारी जानकारी मुहैया करा दी जाएगी। और बहुत बड़ी फैसिलिटी जो है हर पंचायत के अंदर जो है हमारे किसान भाइयों के लिए है कि हम जो है जो उधर हमारा कृषि जो केंद्र है, उस केंद्र के अंदर जो है जो एयू है, जी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है जी, और साथ में हमारा उसी पंचायत घर के अंदर लोक मित्र केंद्र है जी, वहाँ हमारे को एक आइडेंटिटी ले जानी है, अपना ज़मीन का रिकॉर्ड ले जाना है, उसके बाद आधार कार्ड ले जाना है, तो वहीं हम जो है ऑनलाइन जो है 150 रुपये से कर सकते हैं, आराम से किया जा सकता आराम है। से हो सकता है। जी, मिश्रित खेती के लिए क्या आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी है और अगर ज़रूरत पड़ी है तो आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है?
मिश्रित खेती के लिए अगर हम पूरी टेक्नोलॉजी से काम करें जी तो हमारे पास जो है कृषि जो यूनिवर्सिटी है जी उसका एक कंपोनेंट है जो कृषि विज्ञान केंद्र है। जी तो हर कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जी जैसे वेटनरी के हैं, एंटोमोलॉजी वाले हैं, जी हॉर्टिकल्चर वाले हैं। कुल मिलाकर के 6 साइंटिस्ट जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे बैठे हुए हैं। जी वो हमारे लिए जो है उसमें हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। उसमें जी। 1 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, 5 दिन का भी है, 3 दिन का भी है कि हम मिश्रित खेती किस तरह की खेती करना चाहेंगे जी और नई टेक्नोलॉजी को अपने साथ जो है जोड़ करके किस तरह से जो है एक उन्नत खेती करनी है। तो हमें जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं जी हम उनकी सहायता ले सकते हैं। जी। मैंने भी वहीं से शुरू किया। अच्छा, आपने भी वहीं से सहायता जी, ली है। जी, जी। तो जैसे मैं बात ट्रेनिंग की कर रही थी, तो ट्रेनिंग आपके घर पे आके मुहैया कराई गई होगी? हमारा ट्रेनिंग के लिए जो है वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर हॉस्टल जी। की फैसिलिटी है। जी विभाग जो है लोगों को जो इन्फॉर्म करता है, जी। उसके बाद मतलब है, आपको पूरी सुविधाएं मिलती है, आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनका पूरा समाधान निकलता है। बिल्कुल जी। जी। कुंदन लाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और किसान बागवान भाई बहनों ने ज़रूर लाभ उठाया होगा जो जानकारी हमारे एक्सपर्ट ने आज आप लोगों को दी है। फिर से एक नए अंक में एक नई जानकारी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।